इस वीडियो में हम चैप्टर 2 का ही टॉपिक आगे पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 का वीडियो नंबर 2 है और इसके बाद एक और वीडियो आएगा। उसके बाद ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, यानी 3 वीडियो में पूरे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 2 है। समझते हैं आगे के टॉपिक को। देखिए क्या लिखा हुआ है। लॉन्ग पीरियड गोल आर कॉमन टू ऑल द 5-year प्लान एंड शॉर्ट पीरियड गोल आर प्लान स्पेसिफिक। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि देखिए द प्लान जो होता है, जैसे हम इस चैप्टर में तो 5-year प्लान से रिलेटेड चैप्टर है तो हम उसी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि प्लान जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है लॉन्ग पीरियड गोल वाले प्लान। लॉन्ग पीरियड गोल वाले प्लान में क्या है, कॉमन टू ऑल द 5-year प्लान, मैंने 5 साल में जो भी प्लान बनेगा वो सारे साल के लिए कॉमन होगा। मैंने वो चीज़ है ना, हर एक प्लान में वो ज़रूरी है, उसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड प्लान। मैंने हर एक प्लान बनेगा तो उस प्लान को बेस बनाकर ही बनाया जाएगा, तो उसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड प्लान। लॉन्ग पीरियड प्लान में जो भी प्लानिंग में रहता है वो हर एक 5-year प्लान में लागू होते जाएगा। मतलब फर्स्ट प्लान में भी होना चाहिए, उसके बाद सेकेंड प्लान होगा तो भी जो लॉन्ग पीरियड गोल में वो प्लान शामिल होगा। थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान, मतलब हर एक प्लान में वो जो प्लानिंग है वो सारे प्लान में होना ही चाहिए, उसी को कहते हैं लॉन्ग पीरियड प्लान। और शॉर्ट पीरियड प्लान का गोल क्या होता है, प्लान स्पेसिफिक। प्लान स्पेसिफिक का मतलब होता है जो प्लान 5-year का जो प्लान बनता है ना, वो केवल कोई ख़ास प्लान बनाया जाए। जैसे कि हम पढ़े थे कि फर्स्ट 5-year प्लान को एग्रीकल्चर को लेकर बनाए तो उसी को कहेंगे स्पेसिफिक प्लान। सेकेंड प्लान को इंडस्ट्री से रिलेटेड प्लान बनाया गया तो उसी को कहेंगे स्पेसिफिक प्लान। और जो लॉन्ग पीरियड प्लान होता है वो हर एक प्लान में, फर्स्ट प्लान में भी लागू होता है, सेकेंड प्लान में भी, थर्ड प्लान में भी। लेकिन जो शॉर्ट पीरियड प्लान जो होता है वो केवल एक ही प्लान में लागू होता है मुख्य रूप से। तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम प्लान को अगर डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, घबराइए नहीं, समझते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे कि लॉन्ग पीरियड गोल क्या होता है। लॉन्ग पीरियड गोल यानी लॉन्ग पीरियड प्लान जीडीपी ग्रोथ है ना। जीडीपी ग्रोथ ऐसा नहीं है कि ये जीडीपी ग्रोथ केवल 5-year प्लान है। ये जीडीपी ग्रोथ हर एक प्लान के लिए इक्वल है। हर एक प्लान में मेन एम यही लेके बनाया जाएगा कि देश का जीडीपी ग्रोथ होना ही चाहिए। देखिए लॉन्ग पीरियड प्लान को थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट, हर प्लान अगर बनेगा तो फुल एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखा ही जाएगा। फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी, इसको भी डिस्कस करेंगे। मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, ये मुख्य रूप से 5 लॉन्ग पीरियड प्लान है जो जब भी प्लान बनाया जाता है तो ये 5 गोल को देख लिया जाता है कि ये चीज़ इसमें डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। वो 5 गोल कौन कौन सा है, जीडीपी ग्रोथ को ध्यान रखा जाता है हर एक प्लान बनाते समय। मतलब हर एक प्लान बनाते समय जो चीज़ ध्यान रखा जाए वो लॉन्ग पीरियड प्लान होता है, और जो हर एक 5 साल के लिए केवल बनाया जाए उसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड प्लान। देखिए जीडीपी ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी, ये 5 ऐसे गोल है जिसको हर एक प्लान बनाते समय ध्यान में रखा जाता है। अब समझते हैं कि जीडीपी ग्रोथ क्यों रखा जाता है। देखिए यहाँ ध्यान रखेंगे क्या लिखा है। जीडीपी ग्रोथ इंडिकेट इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी। इट अलाउ फॉर ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, अल्टीमेटली इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन्स। क्या लिखा हुआ है, जीडीपी ग्रोथ ये इंडिकेट करता है कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है। मैंने यहाँ भारत की या फिर कोई भी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, क्या इंडिकेट कर रहा है, जीडीपी ग्रोथ। कोई भी देश का अगर जीडीपी ग्रोथ हो रहा है तो उससे हमको ये अनुमान लगा लेना होगा कि उसकी अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक रूप से वो क्या हो रहे, बढ़ रहे हैं। इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी मतलब वो अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है फलना फूलना, हिंदी मीनिंग होता है फलना फूलना मतलब और तरक्की करना। तो जीडीपी ग्रोथ ये सारे चीज़ इंडिकेट करते हैं। ये अलाउ करता है कि अगर ऐसा हो गया तो लोग भी लगते, कोई भी अगर देश अगर आगे बढ़ रहा है, उसका जीडीपी अच्छा जा रहा है तो है ना, वो अलाउ करता है कि और भी लोगों को इन्वेस्ट करने मजबूर करे। जहाँ भी तरक्की होता है वहाँ
हर लोग बिजनेसमैन भी चाहते हैं कि और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और पैसा कमाए, या फिर सरकार भी चाहती है कि हम इन्वेस्टमेंट करें। तो वही लिखा हुआ इट अलाउ ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार भी चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो, इन्वेस्टमेंट हो, साथ साथ एजुकेशन में, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में, और अंततः क्या होगा, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और ये सारी चीज़ों में देखिए जीडीपी बढ़ा तो सरकार के पास पैसा आया, और सरकार के पास पैसा आया तो क्या की, वो इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट कहाँ की, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में। अगर ये सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या हुआ, रहन सहन का स्तर भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसीलिए हर प्लान बनाते समय जीडीपी ग्रोथ को ध्यान में रखा जाता। अब फुल एम्प्लॉयमेंट रिफर टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट द मार्केट वेज रेट आर गेटिंग वर्क। मतलब क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहां सारे लोग क्या करते हैं, काम करने के योग्य हैं और वो काम करना चाहते हैं, जो वेज रेट चल रहा है उसी वेज रेट में, और उसको काम मिल जाता है। मतलब यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसे सिचुएशन को कहते हैं जो लोग काम करने योग्य हैं और लोगों को भी काम करने की इच्छा है, माने काम करने योग्य भी है, और जो काम करने के योग्य है उसको काम करने की इच्छा है, जो वेज रेट चल रहा है, और वो व्यक्ति को काम मिल जाए, वो सारे व्यक्ति को काम मिल जाए, तो वैसे सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि जितने सारे लोग हैं वो काम करने के योग्य भी हैं और सारे लोग काम करना चाहते भी हैं, वो सारे लोगों को काम मिल भी जाए, उन्हीं को कहेंगे, ऐसे सिचुएशन को कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। ये देखिए, ये क्या करता है, फोस्टर मतलब होता है बढ़ाना, कोई भी चीज़ों को बढ़ा देना है ना, उसको कहते हैं फोस्टर। तो वही लिखा, दिस फोस्टर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रमोट सोशल इंक्लूजन एंड कोहेंशन मतलब होता है एकजुटता, लोगों में एकजुट का भावना आना। तो यहाँ ध्यान समझेंगे क्या, फोस्टर ये क्या करता है, फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया, मतलब सारे लोग जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिल गया। रोजगार मिलने से क्या हो जाएगा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगा। फोस्टर मैंने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगा, फोस्टर मतलब बढ़ाना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगा, गरीबी हट जाएगा, पॉवर्टी कम हो जाएगा, और क्या होगा, प्रमोट सोशल इंक्लूजन, है ना, सामाजिक में समानता आ जाएगा, समता, इंक्लूजन का मतलब समाज में समता आएगा, और कोहेंशन लोगों में एकजुटता आएगा, मतलब भेदभाव होगा ही नहीं। अगर लोग पैसे कमाने लगेंगे, गरीबी से हट जाएंगे, लोगों में एकजुटता आ जाएगा इसका, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गया है ना। अब आगे समझते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी, है ना। तीसरा क्या चीज़ ध्यान में रखा जाता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो और क्या हो, इक्विटी हो। इक्विटी मतलब जो कोई भी लोग है ना ज़्यादा आगे ना बढ़े, मतलब जो जितने सारे लोग हैं सारा है ना, जो सारे लोगों का तरक्की लगभग समान के अनुसार हो, मतलब कोई ज़्यादा धनवान ना बन जाए और कोई ज़्यादा गरीब ना रह जाए, मतलब गरीबी और अमीरी का अंतर क्या हो, कम हो, तो उसी को कहते हैं इक्विटी। देखिए यहाँ क्या है, परस्यूइंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी एम टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि परस्यूइंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, मैंने जितने सारे भारत में यानी कि जो जगह की बात हो रही है वहाँ पर क्या हो, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो। इक्विटेबल मतलब इक्वल के अनुसार, मतलब किसी को ज़्यादा ना यूज कर पाए रिसोर्स, ना ही कोई कम। एंड अपॉर्चुनिटी एम टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, और एम क्या होना चाहिए कि सामाजिक आर्थिक जो असमानता है वो क्या हो, कम हो। इट इंश्योर दैट वेल्थ एंड बेनिफिट आर फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इंश्योर करते हैं कि वेल्थ, धन और बेनिफिट का मतलब होता है फायदा, फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द सेगमेंट ऑफ सोसाइटी फॉस्टरिंग सोशल जस्टिस एंड कोहेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि वेल्थ और बेनिफिट जो भी हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सारे समाज के सारे लोगों के साथ, समाज के सारे सेगमेंट के साथ, है ना। और क्या हो, सामाजिक न्याय और
किसको बढ़ावा मिले, एकजुटता को बढ़ावा मिले। मतलब है ना यहाँ ये कहा गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो भारत, मतलब जो भी देश की बात हो रही है जीडीपी के बारे में, तो उस देश में जितने सारे रिसोर्सेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो, और इक्विटेबल होने के साथ साथ क्या हो कि वो रिसोर्स का जो फ़ायदा है ना समाज के सारे वर्ग को मिले। और समाज को अगर सारे वर्ग को जितने सारे रिसोर्स है उसको सारे वर्ग को मिल रहा है तो उससे क्या हो रहा है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला। सामाजिक न्याय के साथ साथ एकजुटता को बढ़ावा मिल रहा है, यानी कोहेंशन हो रहा है। देखिए अब कैसे ऐसा हो पाएगा, अगर सारे लोगों को एक ही समान रिसोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, किसी से भेदभाव नहीं किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है सब लोग एक ही जैसे व्यवहार करेंगे और एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि इस समाज में ना कोई बड़ा ज़्यादा बन रहा है ना कोई गरीब बन रहा है। भेदभाव कब होता है, जब ज़्यादा गरीब और ज़्यादा अमीर होते हैं तब। लेकिन जब ऐसा हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी का संभावना हो, तो वहाँ क्या होता है, सामाजिक न्याय और एकजुटता को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। अब नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन का भी ध्यान रखता है। कोई भी प्लान बनते समय मॉडर्नाइजेशन का भी ध्यान रखा जाता है ना, कि हमारा जो देश हो वो कोई ना मॉडर्न कोई टेक्नोलॉजी का यूज करते रहे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट रिफर टू एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, है ना। ये मॉडर्नाइजेशन में ये कहा गया है कि ये हर एक जीडीपी बनते समय ये ध्यान रखा जाता है कि जो देश है यानी कोई भी कंट्री है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाए, जिससे ग्रोथ में वो हेल्प करें, है ना। एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, माने ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जरूरी है। और हर एक देश को चाहिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाना। और आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, और ऐसा इसलिए कहा गया कि कोई भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होता है ना उससे आउटपुट ज़्यादा होता है ना। तो इसीलिए यहाँ रखा गया है कि कोई भी अगर प्लान बन रहा है तो उसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देश आगे अपनाते जाए। और अब इसका रीज़न भी बताया गया, देश अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अपनाएंगे तो आउटपुट इससे क्या होगा, बढ़ेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर इज वेल नोन एग्जाम्पल। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो भारत में आया था ये एक जाना माना उदाहरण है जो टेक्नोलॉजी का यूज करके आउटपुट क्या हुआ, ज़्यादा क्वांटिटी में होने लगा, है ना। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय किसान ट्रैक्टर या फिर इरिगेशन के लिए बहुत सारे मशीनों का यूज करने लगे, और ये सारी सुविधा का यूज करने से क्या हुआ, प्रोडक्शन है ना कई गुना बढ़ गया। तो ये सारे प्रोडक्शन बढ़ने का मेन क्या कारण था, कि किसान है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे थे। तो ये एक एग्जाम्पल में बताया गया है। तो इससे ये साबित होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाने से आउटपुट बढ़ता ही बढ़ता है। इसीलिए आगे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं, इट ड्राइव द इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस एंड फैसिलिटीज इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। देखिए अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाएंगे तो कोई भी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगा, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा और इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस मतलब आपस में प्रतिस्पर्धा होगा। देखिए ध्यान रखेंगे कि कभी भी कहीं भी किसी के बीच में प्रतिस्पर्धा हो रहा है ना तो वहाँ इम्प्रूवमेंट होता है, माने अच्छाई आगे बढ़ जाता है। माने दो आदमी के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो कोई भी चाहेगा कि हम आगे निकले और दूसरे जो होंगे वो भी चाहेंगे हम आगे निकले। तो अगर कंपटीशन होने से क्या होता है, माने अच्छी चीज़ आगे बढ़ जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि यहाँ अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाते हैं तो इकोनॉमी बढ़ेगा और क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस भी इम्प्रूव होगा, साथ साथ में फैसिलिटेट्स इनोवेशन मतलब होता है कि इनोवेशन का एक सुविधा मिल जाएगा, है ना। मतलब लोग अब मतलब अपनाने लगेंगे, नए नए चीज़ों का खोज करने लगेंगे, उनका एक तरह का फैसिलिटीज़ हो जाएगा। और क्या लिखा हुआ है, अब प्रोग्रेस होगा, देश का क्या होगा, प्रोग्रेस होगा। कब, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तब, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, सेल्फ सफिशिएंसी, है ना। हमारा कोई भी देश होगा
प्लान बनाने के समय सेल्फ सफिशिएंसी को भी ध्यान में रखा जाता है। मैंने हर देश चाहते हैं कि हम है ना खुद पर डिपेंड हो, मतलब किसी और पर निर्भर ना करें, सेल्फ सफिशिएंस हो जाए, है ना, जिसको कहते हैं आत्मनिर्भर। देखिए सेल्फ सफिशिएंसी में स्ट्राइविंग फॉर सेल्फ सफिशिएंट एम टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। लिखा हुआ है कि जो मेन ध्यान रखा जाता है कि सेल्फ सफिशिएंस एम, देखिए सेल्फ सफिशिएंस मतलब आत्मनिर्भर लक्ष्य रखा जाता है और रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल सोर्स, वो चाहते हैं कि वो एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंडेंस जो हो जाए ना, क्या हो जाए, कम हो जाए। सेल्फ सफिशिएंट बनने का मेन मकसद ये होता है कि कोई भी देश चाहता है कि हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंस क्या कर दें, कम कर दें। किस बातों चीज़ों को लेकर वो हम समझते हैं, कोई भी एसेंशियल गुड्स को लेकर के, गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के, है ना। तो कोई भी देश अपना प्लान अगर बना रहे हैं लॉन्ग टर्म प्लान, तो वहाँ ये ध्यान में रखा जाए ऐसा क्या करें जिससे है ना खुद पर डिपेंड हो जाए, किसी और पर डिपेंड ना हो किसी भी रूप में। जितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज को हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं, वो हम खुद अपने देश में ही प्रोडक्शन करें और उसका यूज करें। इट इन्हेंस नेशनल रेलियंस, ये क्या करता है, राष्ट्रीय रेलियंस को बढ़ाता है। इन्हेंस मतलब बढ़ाना। रिड्यूस वल्नरेबिलिटी और टू एक्सटर्नल शॉक एंड फॉस्टर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी। और ये क्या करता है, इंडिपेंडेंस। देखिए हम अगर डिपेंडेंस होते हैं ना कोई भी देशों में, तो वो हम पर है ना कहीं एक तरह का कब्जा जमा लेता है या फिर दबाव बढ़ा लेता है। लेकिन सेल्फ सफिशिएंस का मतलब ये हुआ कि हम है ना खुद पर डिपेंड हो जाएं। और देखिए हम किसी पर निर्भर ही नहीं करेंगे तो कोई भी देश हमको दबाएगा नहीं, और कोई भी देश क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंस हो जाएगा, आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंस हो जाएगा। साथ साथ वो और वहाँ सॉवरेनिटी होगा। सॉवरेनिटी किसको कहते हैं, संप्रभुता, इसका हिंदी में नहीं होता है, लेकिन सॉवरेनिटी का मतलब ये हुआ बेसिक रूप से कि कोई भी देश दूसरे देश अपने देशों पर किसी भी तरह का राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप ना करें। मतलब जिस देश की बात हो रही है वो देश पूरी तरह स्वतंत्र हो हर एक निर्णय लेने के लिए। लेकिन कभी कोई देश अगर डिपेंड होता है दूसरे देशों पर कोई भी सामान के लिए या फिर कोई गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो वो कहीं ना कहीं कोई भी निर्णय लेने से पहले दूसरे देशों पर डिपेंड हो जाता है। मतलब वो निर्णय लेने से पहले दूसरे देशों की बात को मानना पड़ता है, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विस उससे ले रहा है तो उसका देश की बात को मानना ही पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है कि अगर वो बात नहीं मानेगा तो जो गुड्स एंड सर्विस वो लेता हो सकता वो देश नहीं देगा। तो देश को सेल्फ सफिशिएंस होने से क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो आज़ाद हो जाते हैं, वो किसी देश की बातों को ध्यान में रखते नहीं। वो अपना जो कोई भी नियम कानून या प्रशासन से जुड़ा कोई भी बात वो खुद से ले सकते हैं, उसी को कहा जाता है सेल्फ सफिशिएंस। अब देखिए यहाँ शॉर्ट पीरियड प्लान की बात कर रहे हैं। शॉर्ट पीरियड प्लान हम बताए थे कि हर एक प्लान के लिए है ना, हर एक 5 ईयर प्लान में है ना चेंज होते रहता है। हर एक 5 ईयर प्लान मतलब फर्स्ट 5 ईयर के लिए अलग प्लान होगा, सेकेंड 5 ईयर। लॉन्ग पीरियड में हम क्या बताएं कि सारे के लिए इक्वल ही होता है। शॉर्ट पीरियड प्लान में क्या देखते हैं, फर्स्ट प्लान जो था, देखिए पहला शॉर्ट पीरियड प्लान क्या था, केवल 5 साल के लिए हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो। मैंने मेन मकसद देश के लोग ले चले थे, मैंने 5 ईयर प्लान बनाया गया था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। क्योंकि आज़ादी के समय के बाद है ना हमारे देश में प्रोडक्शन यानी अनाज की बहुत किल्लत हो गई थी, कमी हो गई थी। वो क्या थे, दूसरे देशों पर निर्भर थे। दूसरे देशों के निर्भर होने के कारण पहला प्लान इसलिए यही बनाया गया कि सबसे पहले हम जो जो अनाज पर दूसरे देशों पर डिपेंड है उसको कम से कम करें। इसीलिए फर्स्ट प्लान हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बनाया गया। सेकेंड प्लान इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ गया ना तो बहुत सारे अनाज हमारे पास आ गए, बस बहुत सारे कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ गई। अब सरकार सोच रही है कि इस कच्चे माल को खपत करने के लिए हमको इंडस्ट्री को बढ़ाना होगा। अगर कारखाना बढ़ जाता है तो हमारा
प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर से हो रहा है वो कुछ सामान इंडस्ट्री में लगा देंगे और उसका यूज करेंगे, हम नए नए चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे। तो दोनों से भी हम अच्छे पैसे अर्जित कर लेंगे या भी कमा लेंगे, है ना, और देश भी तरक्की करेगा। तो सेकेंड प्लान इंडस्ट्री प्रोडक्शन था। थर्ड प्लान में सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन है ना। थर्ड प्लान बनाया गया था सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, मैंने खुद पर डिपेंडेंट के लिए। हम अभी बताएं ना, खुद पर डिपेंडेंट मतलब जो भी सामान दूसरे देशों में बन रहा है वो सामान अब वो उस देश से ना मंगवा करके वो सामान का प्रोडक्शन खुद करें, उसको कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट। तो थर्ड प्लान सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फोर्थ प्लान प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मेन पावर, है ना। फोर्थ प्लान में क्या ध्यान रखा गया, प्राइस को स्टेबल करने का, फुल यूटिलाइजेशन मैन पावर को फुल यूटिलाइज करने का। फिफ्थ और सिक्स प्लान का दोनों का